Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today in this lecture we are going to discuss in lecture number 6 of chapter number 4 we will discuss the transforming Pakistan under our SLO, in which we discuss the applications of biotechnology in Pakistani context and their effects on the people and on the environment of Pakistan over time. आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के ऊपर इन एप्लीकेशंस का इम्पैक्ट होता है। तो हमारे पास जो सबसे पहले है दैट इज़ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। पाकिस्तान अराउंड 70 to 80% अपनी एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल तरीके से करता था, लेकिन हमारे पास जब ट्रेडिशनल तरीके की बात आती है तो इस केस के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो रेज होते हैं। क्या आप मुझे उनमें से कोई एक इशू हाईलाइट कर सकते हैं? वेरी गुड। तो हमारे पास जो इश्यूज जो चैलेंजेस आते हैं दैट आर द लो क्रॉप यील्ड, द वाटर स्कार्सिटी, सोइल डिग्रेडेशन, पेस्ट डिजीज एंड मैनी मोर। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हुए जो हमारे सामने आते हैं और इसमें से बहुत सी ऐसी वेजिटेशन है जो कि ज़ाया हो जाती है। सो इन्हीं चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, अपनी वेजिटेशन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हम करते हैं एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास इस्तेमाल करते हुए, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वेजिटेशन को बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं। हमने बहुत सी वेजिटेशन इम्प्रूव की हैं लाइक बीटी, कॉटन एंड वीट। आप इन्हीं बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को ध्यान में रखते हुए मुझे बताइए कि व्हाट बेनिफिट्स हैज़ पाकिस्तान एग्रीकल्चर सीन फ्रॉम यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी लाइक ग्रोइंग कॉटन एंड डिजीज रेजिस्टेंट वीट। सो think for a moment on this question and answer me. वेरी गुड। तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी कॉटन की क्रॉप को 30% इंक्रीज़ किया है और अपने पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को रिड्यूस किया है 50%। और हम जानते हैं कि अगर हम अपनी पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस करेंगे बाय 50% और बाय 40% तो इसका हमारे फूड के ऊपर इम्पैक्ट भी कम होगा। तो इस तरह से हमने अपनी वेजिटेशन को बहुत हद तक इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके जो मशीनरी की वजह से या फिर जो क्वालिटी ऑफ कंट्रोल की वजह से लिमिटेड रहती हैं, जिनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जा सकता, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। और इसी में से हमारे पास एक बीमारी है इंसुलिन की, जिसमें हम डायबिटीज़ की, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन को। और इसी इंसुलिन की प्रोडक्शन को लोकली अगर पाकिस्तान कि हम स्टैटिक्स में देखें तो 5 to 10% पाकिस्तान इसको प्रिपेयर करता था, जबकि रेस्ट ऑफ इंसुलिन हम लेते थे बाहर की कंट्री से। बट ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स अब हम 40% इंसुलिन ऐसी है जो कि हम लोकली तैयार करते हैं फॉर आवर पेशेंट्स ऑफ द डायबिटीज़, और रेस्ट हम लेते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। तो इसी तरह हम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी एक डिजीज़ दैट इज़ डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ, तो एनर्जी हमेशा से पाकिस्तान के लिए और इसके अवाम के लिए एक बहुत बड़ा इशू रही है, तो इसको भी हमने इंक्रीज़ किया है। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर देखें जिनके ज़रिए से हम ट्रेडिशनल तरीके से एनर्जी हासिल करते थे, दैट इंक्लूड नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल, और लेकिन इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ये होता था कि इनसे रिलीज़ होने वाले पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते थे और इनका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता था ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो ऑन मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए हमारे पास जो बेसिक चैलेंजेस अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्लाइमेट चेंज, और ये सारी चीज़ें हमारे पास ना सिर्फ ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट डालती थी बल्कि वेजिटेशन को भी ख़राब करती थी। तो इसीलिए हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है बायोफ्यूल्स, जो कि पाकिस्तान ने एम किया है कि बाय 2030 हम 30% तक बायोफ्यूल्स को जनरेट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ बायोफ्यूल वर्क्स। सो बाय यूजिंग द फीडस्टॉक, बायोफ्यूल्स आर
prepared and then they are used by the vehicles। और यही vehicles जब गैस को emit करती हैं, emission of gases करती हैं, तो इन्हीं gases को reduce किया जाता है by planting more and more trees। और again ये फिर cycle दोबारा से continue हो जाता है और इसी तरह हम biofuels को best way में इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक renewable source में भी आता है, जबकि fossil fuels हमारे पास non renewable source में आते हैं। अगर हम biofuels की जगह fossil fuels को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और उसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड भी हो जाएगी। तो इसीलिए बायोफ्यूल इज़ द बेस्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ fossil fuels। Next है हमारे पास environmental stewardship। So Pakistan's environment was once get very polluted by different pollutants that also include the air pollution, the water pollution, soil pollution and they also cause impacts on the human health। और इन सारे pollutions को environment से ख़त्म करने के लिए clean and green पाकिस्तान बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, that is known as bioremediation, जिसको अब तकरीबन 800 साइट्स पर शुरू किया गया है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर सकें लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में। और इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम अपने इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को ख़त्म कर रहे हैं। सो हमारे पास इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए एक स्किल है, दैट इज स्किल 4.4, जिसको हम अचीव करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट चैलेंजेस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ द पोल्यूशन, लैंडफिल्स ओवरफ्लो एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बायोटेक्नोलॉजी की इन सॉल्यूशंस को जो कि बायोरेमिडिएशन और बायोरिएक्टर्स की फॉर्म में हैं, आप इनके ऊपर पोस्टर्स या एक प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे या ऐसे लिखेंगे और इनसे रेलिवेंट आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच की गई है QR कोड के अंदर, आप उसको स्कैन करके आप इजीली असेस ले सकते हैं इस वर्कशीट के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने समअप की तरफ। आज के लेक्चर के अंदर हमने अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखा, जिसमें हमने एग्रीकल्चर को स्टडी किया, हेल्थ केयर को स्टडी किया, इसके अलावा एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस किया। और हमने देखा कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बल्कि हम हेल्थ केयर में और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में भी इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्दी होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। यू कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस वर्कशीट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड्स, क्लिक ऑन द लिंक, ओपन दैट वर्कशीट एंड क्विकली सॉल्व इट। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इंशाल्लाह अगले लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ केसेस को और कुछ स्टैंडर्ड्स को टू लर्न द बायोटेक्नोलॉजी इन अ बेटर वे, और हम देखेंगे कि किस तरह ये तमाम स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं डिफरेंट केसेस के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।